आगे कंटिन्यू करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक से नोट करना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। लास्ट टाइम हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक कर लिया था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी। एससीसी हमने कर लिया था। एससीसी के अंदर स्पेशली जेड की वैल्यू 1 आती है, एफसीसी में जेड की वैल्यू 4 आती है, ये इंपॉर्टेंट था। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी के अंदर जेड की वैल्यू क्या आएगी वो तुम चेक करोगे अभी। बीसीसी और एफसीसी को सीसीपी भी कहते हैं, ये आगे प्रूव करेंगे। एफसीसी को सीसीपी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना चीज का, है ना। एफसीसी को हम सीसीपी भी कहते हैं। तो बीसीसी के अंदर ध्यान देंगे, इसमें एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे ही, कॉर्नर पे एटम हर प्लेसमेंट में होते हैं, हर क्यूबिक लैटिस में होंगे, हर यूनिट सेल में होंगे। और साथ में बॉडी सेंटर्ड बोला है तो एक एटम कहां प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर पे। कॉर्नर पे तो एटम है ही, और एक एटम कहां पे होगा सेम साइज का, बॉडी के सेंटर पे। एक एटम होगा बॉडी के सेंटर पे, ये ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है वो 8 को टच करता है, वो 8 को टच करेगा। बॉडी सेंटर क्यूबिक है, बॉडी के सेंटर वाला एटम 8 को टच करेगा। अब तुम्हें बताना है इसके अंदर डेफिनेशन मैंने बता दी इसकी। डेफिनेशन क्या है इसकी, इन विच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। इन विच एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। तो इसमें तुम्हें बताना है जेड की वैल्यू क्या होगी। क्लियर। अब इसके अंदर जेड की वैल्यू क्या होगी, बताओ जेड की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर। 11 साल बच्चे ट्राई करेंगे, जेड की वैल्यू 2। किसने बोला है, सम्यक। हाँ सम्यक कैसे आई है, सम्यक बोल। 1/8 into 8 प्लस सेंटर का हाँ। सर वो किसी से शेयर नहीं हो रहा तो +1 हो जाएगा। 1/8 into 8 +1 यानी 2। बहुत अच्छे सम्यक। कॉर्नर का 1/8 आएगा और जो बॉडी के अंदर है उसका पूरा 1 आएगा। कॉर्नर का 1/8 और बॉडी के सेंटर का 1 आ जाएगा, तो जेड जेड आ जाएगा 1/8 into 8 + 1। जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2। इसको हम रैंक भी बोलते हैं, इफेक्टिव एटम्स भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल्स में जेड से यूज करूंगा, रैंक और इफेक्टिव एटम्स। नेक्स्ट नेक्स्ट था इसके अंदर टर्म निकालते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, बोल मुकुल। सर मेरा लेट ज्वाइन हुआ था तो आप एक बार इसकी स्टेटमेंट रिपीट कर दो, डेफिनेशन। बीसीसी के अंदर कॉर्नर पे एटम है और बॉडी के अंदर एटम है, बिल्कुल बॉडी के इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल। तो इसमें क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे। बीसीसी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, बोल सम्यक। कुणाल सही है, इजी क्वेश्चन है। तो समय कितना इजी क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं बोल, मैंने अभी बोल ही दिया स्टार्टिंग में। जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है ये 8 को टच करेगा, तो मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। नहीं समझा, समझा सम्यक। यस सर समझ गया। बॉडी के सेंटर पे जो 8 को टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कोई सोचना नहीं इसके अंदर। फिर इसके अंदर बताना तुम्हें इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए, रिलेशन बिटवीन डी एंड ए। रिलेशन बिटवीन डी एंड ए, डी क्या था, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी दो एटम जो टच हो रहे हैं सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस। और ए क्या है, एज ऑफ द यूनिट सेल। डी एंड ए कह लो या आर एंड ए, दोनों यूज होती। डी एंड ए और आर ए में क्या रिलेशन, डी और ए में क्या रिलेशन होगी, बोलो डी और ए में क्या रिलेशन आएगी। क्या बताऊं, कौन, कुणाल। कुणाल। कुणाल 11 वालों को ट्राई करें एक बार। डी और ए और आर ए में क्या रिलेशन आएगी, दो एटम जो टच हो रहे हैं वो चेक करो बस। बॉडी के सेंटर वाला हर एक एटम को टच कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला कह लो √3/2। √3/2। हाँ बहुत अच्छे। डी आएगा बॉडी डायगोनल का आधा, यानी √3a/2।
समझ आ गया कि नहीं है? ये ऐसे है ना, बॉडी डायगोनल ये रहा, ये पूरा एटम बॉडी के सेंटर वाला, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे ही आएगा कि नहीं? तो ये लेंथ कितनी है? √3 है, और इसका आधा यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है तुम्हें। तो ये कितना है? √3/2। नहीं समझ आया ये? हाँ सर आगे सुन। और डी हमेशा 2r होगा। डी क्या होगा हमेशा? 2r। तो r आ गया √3/4 है, r आ जाएगा √3/4 है। दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्लियर? ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है ना। r आ जाएगा √3/4 है। कोई डाउट किसी को? d आ गया √3/2 है, r आ गया √3/4 है। तो ये d और a की रिलेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको करना है ये। d और a की रिलेशन और r और a की रिलेशन। सिंपल क्यूबिक लैटिस में, बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में, तीनों के अंदर फेस सेंटर्ड और क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक ही बात होती है, FCC और CCP। अच्छा ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या निकालते थे हम इसके अंदर? पैकिंग फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, पैकिंग फ्रैक्शन स्कूल में अगर आएगा तो पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा BCC या FCC की पूछेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही आएगा स्कूल के अंदर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। हाँ यूनिट सेल क्या है? क्यूब है इधर। यूनिट सेल क्या है यहाँ पे? क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, कितने स्फीयर्स हैं? 2 स्फीयर। जेड है ना, जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी ए क्यूब। तो बस अब ये वैल्यू पुट करनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर है। जेड कितना है? 2। पैकिंग फ्रैक्शन 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी ए क्यूब। ए क्या है? 4r/√3। आगे समझ के नहीं है? देखो समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। सॉल्व करके कितना आ रहा है? विधि बोलो, सॉल्व करके कितना आ रहा है ये? √3π/8 आ रहा है सर। √3π/8। ये लास्ट एक्सप्रेशन ये लिखोगे और इसके बाद 0.68 यानी 68%। समझे कि नहीं? तो ये पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया इसका। सारी बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें। अब एक चीज तुम खुद ट्राई करना कि अगर मेरे को इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो कहाँ पे मैं स्फीयर्स रखूंगा, और अगर मेरे को इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो कहाँ पे स्फीयर्स रखेंगे? सर एज के सेंटर पे। बहुत अच्छे विधि। एज के सेंटर पे रखेंगे इसको, एज के सेंटर पे रखेंगे। और अब उसका अगर रेडियस r' है और इधर रेडियस r है तो r' और r में क्या रिलेशन आएगा? ये डेरिवेशन ढंग से कर लेना, ये वाली पैकिंग फ्रैक्शन वाली। बताओ क्या आएगा? यहाँ पे रख दिया स्फीयर, देखो उधर, ये रहा यहाँ पे। सर r dash is equal to 1 point एक मिनट, r dash is equal to 1.547 r। तू क्या कैलकुलेटर से कर रहा है ऋषि? सर मैंने 2/√3 r किया था। ये बता मेरे को तू आंसर। ये बोला ऐसे रूट ए होगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ r प्लस r', ए ये होगा, और √3 इक्वल टू 4r है। बस अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये दो रिलेशन यूज करनी है, √3 इक्वल टू 4r और a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r प्लस r'। समझ गए कि नहीं है?
Yes. हाँ, इन दोनों root रिलेशन 3 करके is equal to आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पैकिंग फ्रैक्शन कर ली, बीसीसी हमारा खत्म हो गया है ना, बीसीसी यहाँ पे खत्म हो चुका है। हमने एससीसी पढ़ लिया, ध्यान दे देंगे अब इधर। अब हमने यहाँ पे सिंपल क्यूबिक लैटिस पढ़ा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जेड की वैल्यू कितनी आई थी 1, डी इज टू क्या आया था ए, और डी होता है 2r, तो ए भी आ गया 2r। ये रिलेशन सारी इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था 6, पैकिंग फ्रैक्शन आई थी 52% के आसपास, 51.8% टू बी एग्जैक्ट। जितनी कम जेड की वैल्यू पैकिंग फ्रैक्शन में उतनी कम। ये एससीसी सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात की मैंने। तो नेक्स्ट आ गया जैसे एफसीसी, एफसीसी के अंदर जेड की वैल्यू कितनी आई थी 4, रैंक कितने आया 4 आया, डी इज टू क्या आया, इसमें क्या आया था √2 a/2, डी इज टू a/√2 आया था। ये अब ये चीज है तो तुम अपने जो 2 पेज के नोट्स बनाने होते हैं उसमें जरूर लिखना है ये, ताकि तुम्हें ये याद रहे हमेशा। कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, याद भी रहना चाहिए। डी तो हमेशा 2r, और r आ गया यहाँ से a/2√2, या a √2 आ गया 2√2r, a 2√2r, और कोऑर्डिनेशन नंबर आया था इसमें 12, और पैकिंग फ्रैक्शन कितनी थी सबसे ज्यादा 74%, क्योंकि जेड की वैल्यू इसकी 4 है। तीसरी चीज, ये वाली चीज जो मैं अभी कर रहा हूँ ना कॉलम के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मत भूलना बिल्कुल, ये वाली चीज है। अब बीसीसी, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू आई 2, तो जेड की वैल्यू 2 है, तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन किससे ज्यादा होगी, एससीसी से ज्यादा होगी और एफसीसी से कम। और डी रूट क्या आया था √3 a/2, डी रूट आया 2r, और डी रूट 2r, r क्या आया था इसमें, या a आया था 4r/√3, 4r/√3, और क्वेश्चन नंबर 8 आया था, और पैकिंग फ्रैक्शन इसमें कितनी आएगी 68%, अभी निकाला हूं, समझिए कि नहीं, 68% इसमें पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगी। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ये इसको बहुत ढंग से पढ़ लेना इस टेबल को। ये टेबल तुम्हारा कंक्लूजन है जो मैंने अब तक पढ़ाया ना। एक तो तुम्हारा वो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो CTOM-TRS करके मैंने शॉर्टकट लिखवाया था, एक वो टेबल, और एक ये वाली चीज, समझे कि नहीं। ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। ना तुम डेरिवेशन भूलोगे, ना कंसेप्ट भूलोगे, ये वाली चीज भूल सकते हो। कंसेप्ट फिर भी याद रहते हैं महीने 2 महीने तक, लेकिन ये फॉर्मूले वगैरह जो है वो भूल जाते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना होता है, ये बना लेना इसको जरूर। तो ये यहाँ पे हमने खत्म किया बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक, डिटेल यहाँ तक हो चुकी है। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब इसमें न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। और डेंसिटी निकालोगे ना सर, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, बोल मुकुल, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? सर डेंसिटी होती है Zm अपॉन मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होती है। फाइनल फॉर्मूला क्या है? Z into फाइनल मास ऑफ यूनिट सेल। एक सेकंड सर मैं निकालता हूँ। Zm इसका upon a Z cube n naught. Zm upon a cube n naught. बिल्कुल सही 2m है, अपॉन a cube n naught। बस 2m नहीं है, ZM है। नहीं, पुट करेंगे इसका बीसीसी के लिए। BCC का हाँ, 2 सही है ना Z। हाँ सही है मुकुल, तू मेरे को फाइनल आंसर बोला कर, मैं तो सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, तो तू डेरिवेशन कर रहा है तू पूरा। हाँ सर। नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट है नया टॉपिक, अभी न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं, न्यूमेरिकल्स मैं एक साथ कराऊंगा इस टॉपिक के बाद, क्योंकि अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो वो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ पैकिंग। पैकिंग यानी अब हम किसी चीज को पैक कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली कब पैक ज्यादा होगा, कब उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, वो चीज चेक करेंगे। तो पैकिंग जो है 2 तरीके की है, एक तरह से एक है 2D और एक 3D। अगर 1D पैकिंग होगा, मान लो 1D पैकिंग ये है इस तरीके से, चाहे वो एक्स एक्सिस पे, चाहे वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ऐसे कह लो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है एक ही डायरेक्शन में अगर है पैकिंग तो 2. हाँ 2 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, चाहे तुम एक्स एक्सिस ले लो चाहे वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 2। अब हमें इसलिए इसको नहीं पढ़ते हम, है ना, इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे 3D पैकिंग, 3D और 2D पैकिंग। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और बता रहा हूँ, वो तो ना ये इसके अंदर प्रूफ भी होगा, अगर ये ध्यान रखते हो तुम,
ये भी इंपॉर्टेंट चीज है काफी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे? पूरे चैप्टर में यूज होगा ये टर्म। एफसीसी के अंदर अगर पता करना है तो मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे? एफसीसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जैसे एफसीसी में क्या होता है, एटम्स कॉर्नर पे तो है ही, साथ में बॉडी फेस के सेंटर पे, हर एक फेस के सेंटर पे भी क्या आएगा, एटम आएगा। कोई डाउट? सेम साइज के एटम्स हैं। ये एफसीसी है। अब इसके अंदर ध्यान रखना, अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे होंगे? वर्ड्स तुम्हें पता है मेनली वर्ड्स कहाँ पे है इसमें, एज के सेंटर पे और कुछ बॉडी के सेंटर पे, है ना, कुछ एक बॉडी सेंटर पे आएगा। तो ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड उसको कहेंगे जहां पे ऑक्टाहेड्रन याद है तुम्हें, ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रल शेप याद है कि नहीं? ये नहीं याद? SF6 की स्क्वायर बाइपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल शेप कहते थे जिसको, नहीं समझ आई बात? ये हाँ एक सर, प्लेन में, टेबलो ऑक्टाहेड्रल। ये एक प्लेन में, और ये एक F ऊपर, ये SF6 है ना, एक F ऊपर एक F नीचे। तो यहाँ पे जहां पे ये ऑक्टाहेड्रल है ना, इसी से सोचना, जहां पे 3 mutually perpendicular lines containing atoms will meet, point at which 3 mutually perpendicular lines containing atoms meet। जैसे ये देखो, अगर ध्यान दोगे तो इधर देखो, दो F वाला परपेंडिकुलर, ये दोनों, ये परपेंडिकुलर, ये है ना, सब परपेंडिकुलर की नहीं? ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? बुक ली, S बीच में, चारों कॉर्नर पे F, एक F बुक के ऊपर, एक F बुक के नीचे, ऐसे बताया वो ना? ये नहीं समझाई बात? देखो इधर 11th वाले बच्चों को समझ आया मैंने क्या बोला है? ऑक्टाहेड्रल शेप याद है कुछ की नहीं? हाँ सर। तो अब इसी को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही चीज है। देखो अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होगा? जहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कंटेनिंग एटम्स विल मीट। अब देखो यहाँ पे बनाया मैंने, ये होगा इधर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। एज के सेंटर पे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे? देखो ये ध्यान देना बिल्कुल, ये और ये इनके बीच में है ये, ऐसे ही जब मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा आगे, तो ये और ये भी है परपेंडिकुलर कि नहीं? और एक यहाँ पे फेस सेंटर पे, ये वाला फेस सेंटर, ध्यान देना, ये फेस का सेंटर और एक फेस सेंटर ऐसे आएगा नीचे की तरफ, आएगा परपेंडिकुलर कि नहीं? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीट कर रही है कि नहीं? यहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर अच्छा, लाइंस आ रही है कि नहीं? तो ये इसलिए तो ये तीसरे कौन ऑक्टाहेड्रल से? वॉइड है। क्लियर? 2 है ना ये तो? 3 आ रही है, एक ये नहीं है क्या? अच्छा हाँ, 3 करनी। समझ गए कि नहीं? ये तो एज के सेंटर पे बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, भूलना नहीं बिल्कुल भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। और एक बनेगा बॉडी सेंटर पे। बताओ किसको समझ आ गया है? बॉडी सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। आ गया सर। आ गया? किसको समझ आया है? विधि यस सर। आ गया समझ? क्या बोलो विधि? यस सर। हाँ बताओ कैसे, अब क्यों बोल रहे हैं उसको सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड? सर एक तो ऊपर नीचे फेस सेंटर्स, एक साइड में, ऐसे सर 3 बन जाएंगे ना, हाँ, आगे पीछे भी। एक बॉडी के सेंटर में, एक बॉडी के सेंटर में, और जो 6 एटम्स है ना फेसेस पे, वो सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे। देखो, नहीं समझ आई बात? हाँ सर, आगे समझ। ये मुकुल को समझ आ गया, विधि को समझ आ गया? देखो ऐसे मान लो ये बॉडी का सेंटर है, एक मिनट, एक एटम रह गया, एक मिनट। समझ आ गया सर। हाँ, एक ऋषि को समझ आ गया। देखो जैसे ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये लिया मैंने बॉडी का सेंटर, तो एक ये परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान देना, एक ये परपेंडिकुलर लाइन, एक ये परपेंडिकुलर लाइन, और एक ये। अब भी समझ नहीं आया? थोड़ा सा 3D फिगर है, सोच के देखो। रूम के बिल्कुल सेंटर पे, फैन से नीचे आता हुआ, रूम के सेंटर में बिल्कुल एटम है। जो वॉल्स हैं, 6 वॉल्स है ना, 6 वॉल्स यानी फ्लोर और सीलिंग को भी वॉल बनो, वहां से जो एटम्स आएंगे वो तीनों तीन लाइन बनेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनेंगे कि नहीं? तो ये बॉडी के सेंटर है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है? एफसीसी के अंदर वो होता है बॉडी के सेंटर पे,
और एज के सेंटर पे। तो टोटल वॉइड्स बता सकते हो, इफेक्टिव वॉइड्स कितने होंगे, इफेक्टिव एटम्स विच कॉन्स्टिट्यूट ऑक्टाइडल वॉइड्स कितने होंगे, इफेक्टिव एटम्स विच फॉर्म ऑक्टाइडल वॉइड्स कितने होंगे? बोलो। कुणाल रुक जा तू भी, इनको निकाल ले एक बार। हाँ, और कोई 11 वाले बच्चों में इफेक्टिव एटम्स, 12 कुणाल एक्सप्लेन कर एक बार। हाँ बोलो बोलो। नहीं पता, देखो उधर फिर। कुणाल बोले और एक्सप्लेन कर दे जल्दी से कुणाल। सर एक तो एज पे, एज सेंटर पे, और एक बॉडी सेंटर पे। एज तो टोटल हो जाएंगी हमारी 12। एक एज का कंट्रीब्यूशन होगा हमारा हाँ 1/4, तो 12 इंटू 1/4 हाँ +1 हो जाएगा आंसर। हाँ 1/4 इंटू 12 + 1। 1/4 इंटू 12 तो यही, चलो एक बार यहाँ पे एज सेंटर है, ये सिर्फ एज सेंटर वाला, और ये 1 तो पूरा, तो 1/4 इंटू 12 यानी 3, 3 + 1 4। किस 11 वाले बच्चों को समझ आ गया है? 4 है ऑक्टल वॉइड्स। बस मुझे आ गया। और कोई? मुकुल को समझ आ गया? चलो किसको समझ नहीं आया ये बोलो, किसको समझ नहीं आया ये कि ऑक्टल वॉइड्स हैं 4, टोटल ऑक्टल वॉइड्स हैं 4, टोटल ऑक्टल वॉइड 4 हैं, और टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल मेन एटम्स कितने हैं, वॉइड तो छोटा होता है, टोटल मेन एटम कितने हैं? बोल मुकुल। सर 12 है, गलत है। और 1/4 हर वो करता है ना। मेरे को फिर तू मेरे को मत बोला अगर मुकुल, मैं तो आंसर पूछता हूँ, तू मेरे को एक्सप्लेन करने लगेगा था पूरा हमेशा। कौन बताएगा आंसर? इसका टोटल मेन एटम कितने हैं, यानी जेड की वैल्यू कितनी थी इधर? 4 4। बहुत अच्छे ऋषि, जेड की वैल्यू आएगी 4, और ऑक्टल वर्ड भी 4। जेड की वैल्यू 4 है और ऑक्टल वर्ड भी 4, तो ये दिमाग में रखना हमेशा, जितने मेन एटम्स होंगे या मेन स्फीयर्स होंगे, या एनायंस को बोलते हैं ज्यादातर हम मेन स्फीयर, उतने ही ऑक्टल वर्ड्स होते हैं। जो जेड की वैल्यू वही ऑक्टल वर्ड, इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स के लिए। किसी को कोई डाउट? चलो अभी 11 वाले बच्चों से मैं चेक कर रहा हूँ, देखते हैं, आंसर देना है सिर्फ, तुम्हें बताना है कितनी लैटिस साइट्स हैं जो ऑक्टल वर्ड्स ऑक्यूपाई कर रही है, नंबर ऑफ लैटिस साइट्स विच ऑक्यूपाई ऑक्टल वर्ड्स। 11 वाले बच्चों में से कोई भी, लैटिस साइट्स ऑक्यूपाइंग ऑक्टल वर्ड्स। नहीं पता है? सर 13 बहुत अच्छे ऋषि। मुकुल गलत है तेरा, कितना आएगा? 13। 12 एजेस पे और एक बॉडी के सेंटर पे, 12 एजेस पे और एक बॉडी के सेंटर पे, समझ गए कि नहीं है? 12 एजेस पे और एक बॉडी के सेंटर पे। किसी को कोई डाउट? नो सर तो ये ध्यान रखना है। अब मैंने तुम्हें ये डिटेल किसकी दी है? ऑक्टाइडल वॉइड्स की। क्लियर? ऑक्टाइडल वॉइड्स की डिटेल दे दी। लाइन नहीं भूलना जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा एक चीज अगर याद रखते हैं, अगर मेन स्फीयर का रेडियस आर है तो ऑक्टाइडल वॉइड का रेडियस जो होता है ना, वो होता है आधे से कम थोड़ा। आर ऑक्टाइडल वॉइड जो होता है ना, वो होता है 0.414 आर। मेन स्फीयर अगर आर है तो ऑक्टल वॉइड का रेडियस उसके आधे से कम होगा, है ना? आधे से कम। ये इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, और ये डेरिवेशन बोर्ड के सिलेबस में भी है, तो इसलिए प्रूफ तो करेंगे लेकिन याद रहना चाहिए। आर ओ आएगा 0.414 आर। सही है? तो ये चीज ध्यान सर ये रखनी आपने है। बताया था सर एज के सेंटर का r डैश 0.414 r। अभी मेरे को, मैं प्रूव करूंगा बोर्ड वाले तरीके से, बोर्ड में वैसे ही प्रूव करना है। तो ये बता दिया यहाँ पे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है याद है ये? टेट्राहेड्रल, देखो ये जैसे टेट्राहेड्रल की शेप तुम्हें पता है, सी एच 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 एच, ये पता है ना शेप टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में भी कुछ ऐसे ही होता है, 4 स्फीयर्स आते हैं, उनके बीच में जो खाली जगह बचेगी, 4 स्फीयर आते हैं, उनके बीच में जो खाली जगह बचेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। देखो ऐसे, जैसे ये है, ऐसे कुछ मान लेना है। एक मिनट,
1 2 3 और एक स्फीयर इनके बीच में। अब बताओ इनके इन चारों के बीच में बिल्कुल क्या खाली जगह बचेगी कोई? बोलो इन चारों के बीच में क्या कोई खाली जगह बचेगी? यस सर। बचेगी ना। इन चारों एटम के, चारों जो मेन एटम है, इनके बीच में जो खाली जगह बचेगी वो सर वहां पे होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। वो जो लास्ट एटम है वो क्या पीछे की साइड है? लास्ट एटम, हाँ पीछे की साइड मान लो जो उसको, वो पीछे की साइड मान लो, हाँ हाँ ऐसे मान ले, पीछे की साइड अच्छा मान ले। फिर तो वो बचेगा। तो इससे हाँ बचेगी खाली जगह इसमें। तो वो जो खाली जगह बचेगी, या फिर ऋषि तो अगर इसको ऊपर भी मानता है ना तो बीच में कुछ खाली जगह नहीं होगी। यस सर। जब तू एटम कुछ तो खाली वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। और उधर जो अब स्फीयर रखेगा ना, उसका जो रेडियस होगा वो होगा 0.225 आर, यानी उसके 1/4 से कम। टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ा होता है। 11th वाले बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं क्या बोला मैंने? ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे है, ये नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ सर ये समझ आया। हाँ सर आ गया। ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो था ना वो कुछ ऐसा था, ये मान लो तुम। तो ये इसको मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और इसको 1 2 और ये 3। इनमें जो खाली जगह बची है ना, दिख रही है ना खाली जगह ये बीच में, ये वाली, ये ऑक्टल वर्ड। एक मिनट, 1 2 3 फिर कुछ ऐसा 1 2, पहले ज्यादा बेटर बन गया था। ये जो खाली जगह दिखती है ना बीच में, ये भी मैं आगे प्रूव भी करूंगा, वो होगा हमारा ये जो इसके बीच में यहाँ पे खाली जगह दिख रही है, इस पॉइंट जहाँ पे आ रहा है, ये ऑक्टल वर्ड बनता है। ये इधर बनता है ऑक्टल वर्ड। 3 स्फीयर एक ट्रायंगल ऐसे बना रहे हैं और 3 स्फीयर कुछ एक ट्रायंगल ऐसे बना रहे हैं, इनके बीच में जो खाली जगह बचती है वहां पे रख सकते हैं ऑक्टल वर्ड। जैसे ऑक्टेट में बताया SF6 की शेप बना करके, SF6 की 6 F है, बीच में जो खाली जगह बची वो बनता है हमारा ऑक्टाहेड्रल बनता है ना शेप, ऐसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। चलो अभी नहीं समझ आ रहा तो और मैं भी आगे करूंगा तो समझ आ जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड समझ आ गया ना कहाँ पे होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 स्फीयर रखे, एक स्फीयर जस्ट उसके ऊपर रखा, उनके बीच में जो खाली जगह बचेगी वो बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जैसे इस FCC के अंदर कहाँ होता है वो, इस FCC में कहाँ होता है, ध्यान से सुनना लाइन, 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल। कहाँ होता है वो 1/4? तुम अपने रूम में एज्यूम करो, तुम्हारे रूम में 8 कॉर्नर हैं, 6 फेसेस हैं, 8 कॉर्नर हैं, 6 फेसेस हैं। अब 1/4 डिस्टेंस लो बॉडी डायगोनल का, ये है बॉडी डायगोनल, ध्यान देना, ये बॉडी डायगोनल है। इसके 1/4 डिस्टेंस पे, 1/4 डिस्टेंस पे यहां मान लो, यहां बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये कैसे बना है ये पता लग गया? इस कॉर्नर से 3 फेसेस निकल रहे हैं, चेक करो एक बार, इस कॉर्नर से 3 फेसेस निकल रहे हैं और एक कॉर्नर वाला एटम है। ये हाँ जब सर। मिलेंगे, ये जब मिलेंगे तो बनेगा, सही ना, ये जब मिलेंगे तो बनेगा क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो सोच के एक बार इसको, एक बार चेक कर लो इसको, एक बार चेक करो इसको। और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं ये बताओ जरा मेरे को, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं टोटल? और सर 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। हाँ कितना बोला है ऋषि तूने? सर 4। 4 टेट्राहेड्रल वॉइड है।
और कोई? 6 6 मुकुल ने दिया, 4 इसने ऋषि ने, और कोई? सर 8 हाँ विधि बताओ कैसे 8? 8 बिल्कुल सही है। सर हर कॉर्नर की तरफ बनेगा ना बॉडी डायगोनल के साथ। हाँ, बिल्कुल। एक डायगोनल पे 2 बनेंगे, ये बोलो ना डायरेक्ट। 4 डायगोनल होते हैं, नहीं समझी बात? यस सर आ गया। हाँ 4 डायगोनल है, हर एक 1/4 यहाँ से तो 1/4 यहाँ से। और विधि तुम्हें ये समझ आ गया, ये जो टेट्राहेड्रॉइड बन रहा है ये कितने स्फीयर, कौन कौन से स्फीयर से टच में होगा, कौन कौन से स्फीयर से मिलके बनेगा, मतलब कितने कॉर्नर वाले हैं, कितने फेस सेंटर वाले हैं, जिससे मिलके ये बनेगा। कितने कॉर्नर वाले, कितने फेस सेंटर वाले, जिससे मिलके ये बनेगा। नहीं क्लियर है? बोलो नहीं विधि। सर, सर 3 तो पता है, 4th वाला नहीं, नहीं बन रहा। एक नहीं, 3 फेस सेंटर वाले, एक कॉर्नर वाला, एक कॉर्नर से जो भी 3 फेस टच हो रहे हैं ना, वो है बस ये। नहीं क्लियर हुई बात? यस सर हो गया। बाकी बच्चों को समझ आया कि नहीं है? यस सर। अरे तुम इसको ऐसे ऐसे सोच लो इसको, जैसे 2 टेट्राहेड्रॉइड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। 2 टेट्राहेड्रॉइड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? नहीं पता है? √3/2 है। हाँ ये तूने बोला, देख कुणाल, ये तूने बोला जो एक ही बॉडी में होगा, समझा कि नहीं? यस सर। तो ये और बेटर क्वेश्चन बनेगा, जैसे ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें ऐसे। ये बता दिया मैंने, लास्ट में बनाया था फिगर, तुम ना खुद ट्राई करोगे ना इसको, मैं एक ही क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड कर रहा हूँ, एक बार तुम खुद ट्राई करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो उधर, ये एक क्यूब को मैं 8 क्यूब में डिवाइड कर रहा हूँ। नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ सर ये ये हो डिवाइड कर गया दिया, clear। ये 8 क्यूब में डिवाइड कर दिया। यस सर। एक क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड कर दिया। अब सोचो तुम टेट्राहेड्रॉइड कहाँ पे होगा? अब इसमें तुम्हें ऑक्टेट्राहेड्रॉइड भी समझ आ जाएगा, टेट्राहेड्रॉइड भी। मैं एक कहोगे तो तुम्हें बना के दिखाता हूँ कि कौन सा है हमारा एक क्यूब। ये एक क्यूब है, नहीं सोच पा रहे हो? देखो ये एक क्यूब बना दिया मैंने पीछे। सर हर एक क्यूब के सेंटर पे एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। हर एक क्यूब के सेंटर पे, हाँ बिल्कुल तो सही है, 8। बहुत अच्छे ऋषि। हाँ समझ आया ऋषि कि नहीं अब? यस सर। हाँ ये जैसे एक क्यूब है ना, इसके सेंटर पे जो बनेगा ये एग्जैक्ट डिस्टेंस होगा 1/4। ये कि ये √3/2 है, यहाँ पे, यहाँ तक कितना डिस्टेंस √3/2 है, तो इसके हाफ में जो डिस्टेंस होगा वो √3/4 होगा कि नहीं? ये चीजें जिसको समझ आ गई ना वो बिल्कुल ढंग से कर रहा है काम। मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है ये। √3/4 पे बहुत अच्छे ऋषि, √3/4 पे जो बना ये है हमारा एक टेट्राहेड्रॉइड। ऐसे ही दूसरे जो रूम्स हैं सबके सेंटर पे जो बनेगा वो टेट्राहेड्रॉइड होगा। तो मेरे को बता सकते हो 2 टेट्राहेड्रॉइड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? देखो ये एक तो तुम्हें, एक तो कुणाल ने बोल दिया अभी √3/4 है, क्योंकि ये जैसे मैंने रूम लिया, ध्यान देना जो मैंने रूम लिए हैं उसमें बॉडी डायगोनल पे एक यहाँ पे है, तो एक इसके रूम के सेंटर पे आएगा, कुछ ऐसा है ना, आएगा कि नहीं सेंटर पे? तो इसके बीच में √3/2 ही नहीं होगा? ये हाँ √3/2 है, सॉरी √3/2 है, ये डिस्टेंस √3/2 है, सबको पता है ना ये?
कुणाल यही बोला था ना तूने? यस सर, यस। हाँ, √3/2 है ये, कुणाल ने बोल दिया √3/2 है, एक डिस्टेंस ये। मैं पूछ सर, रहा हूँ A/2 क्या मिनिमम है ये? तो ए हाँ ए ए सर, ए A/2 तो हो ही नहीं सकता। A/2 किसने बोला है? सर 1 बहुत अच्छे वंश। दूसरा रूम साथ वाला जो है, इसके सेंटर के डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कितना होगा? ये मिनिमम होगा कि नहीं? A/2 नहीं क्लियर? वंश ऐसे ही सोचा है क्या डायरेक्ट? सर मैंने ऊपर वाले लिए थे 2, ऊपर वाले से ज्यादा आसान पड़ेगा हाँ सोचना। एक ही बात, वो एक ही बात, हाँ वो एक ही बात है, बिल्कुल सही है। ये A/2 डिस्टेंस आएगा कि नहीं? कुणाल क्लियर हुआ? यस सर, ये तो हो गया था। हाँ, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा और √3/2 है क्या होगा? मैक्सिमम। √3/2 करेगा तो शायद 0.867 ये आएगा ना, तो वो मैक्सिमम। नहीं सोच पा रहे हो ये अभी? सर आ गया समझ। 11th वाले बच्चों को देखो, विधि को समझ आ गया है, ऋषि को भी मेरे को लगता है समझ आ गया है, और एक मुकुल को थोड़ा सर मुझे भी आ गया है। क्लियर हो गया पूरा? √3/2 है और A/2 भी। हाँ सर, हो गया। पेपर में ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं, डिस्टेंस पूछते हैं, ज्यादातर पढ़ा देते हैं क्योंकि √3/2 है निकालना आसान है, तो √3/2 है तो निकाल लेते हैं। ये A/2 जो मिनिमम वाला डिस्टेंस है ना, ये इसमें दिक्कत होती है। ये A/2 निकलेगा, ये 8 क्यूब में डिवाइड करोगे अपने आप समझ आ जाएगा। 1 क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड कर दो, उससे सारी चीजें क्लियर होंगी तुम्हें। ये जो मैंने कॉर्नर पे एटम कितने से शेयर होता है वो भी सब क्लियर हो जाएगा जब 1 क्यूब को 8 क्यूब में डिवाइड कर दोगे। तो क्लियर हुआ यहाँ तक कुछ कि नहीं? तो अब देखो ध्यान देना इधर, मैंने तुम्हें ये बता दिया ऑक्टेट टेट्रल वर्ड कितने होंगे, टेट्रल वर्ड कितने होते हैं? 8। मेन वर्ड कितने, जेड की वैल्यू कितनी थी? 4। तो टेट्रल वर्ड क्या आएंगे? हमेशा डबल। एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं मैं, एक यूनिट सेल की। एक यूनिट सेल में अगर जेड की वैल्यू 4 है तो ऑक्टल वर्ड भी 4 होंगे, लेकिन टेट्रल वर्ड कितने होंगे? उसके डबल। अगर जेड की वैल्यू 4 तो टेट्रल वर्ड होंगे डबल यानी 8 हमेशा होगा। अगर जेड की वैल्यू x है तो टेट्रल वर्ड कितने होंगे? 2x 2x। और ऑक्टल वर्ड x एक्स x। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। नो सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और मैंने ये भी बता दिया रेडियस पॉइंट, ये याद तो तुम्हें करना ही है, डेरिवेशन हम कर लेंगे। ऑक्टल वॉइड जो है इसका रेडियस कितना है? आधे से कम। मैं जानबूझ के लाइन बोलता हूँ आधे से कम, हाँ, ताकि तुम्हें याद रहे। ऑक्टल वॉइड बड़ा होता है, टेट्रल वॉइड छोटा होता है। ऑक्टल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? नहीं पता है? सर 6। ऑक्टल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अभी तो बताया मैंने पीछे। 6 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कंटेनिंग एटम्स मीट करेंगी, तो 6 आएगा कि नहीं? और टेट्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 4। एक एटम, ये कुणाल बता कौन कौन से एटम जो मिलकर बनाते हैं टेट्रल वॉइड? सर एक तो एज सॉरी कॉर्नर वाला और 3 फेस सेंटर के जो उससे टच में हो रहे हैं, 3 फेस सेंटर जो उससे टच में हो रहे हैं। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? अभी जो मैंने आज जो लेक्चर में बताया ना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ बीसीसी और उसकी पैकिंग करेक्शन। मैंने उसमें सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताया, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे। सोचो एक बार, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कितने डिस्टेंस पे होंगे? सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कितने डिस्टेंस पे होंगे? तुम्हें उसके अंदर बीसीसी करना है अभी तक। और जो मैंने ये लाइन लिखी है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। जेड की वैल्यू अगर 4 है तो टोटल वर्ड 8 होंगे, ऑक्टल वर्ड 4 होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में जो मैं यूज करूंगा, तो यहां तक पढ़ लेना जरूर ढंग से। मैं आगे बता रहा हूँ अभी।